हेलो डॉक्टर्स, माई सेल्फ डॉक्टर दीपेश कटारिया। और अभी हम एक छोटा इंटरव्यू ले रहे हैं जो अभी हमारे साथ एफएमजी जनवरी 2025 में पास हुए हैं। तो उन डॉक्टर से बात करते हैं कि कैसे क्या उनकी प्रिपरेशन थी और क्या उनकी जो सक्सेसफुल की जो जर्नी रही है, तो उसको बारे में कुछ बातचीत करते हैं। तो बताओ डॉक्टर साहब, अपने बारे में थोड़ा इंट्रो वगैरह दो। कहाँ से पास की, कितने क्या मार्क्स आए, कौन से कॉलेज से किया है? मेरा नाम प्रमोद कुमार सामोता है और मैंने मेरी एमबीबीएस टीएसएमयू दुसान पिताजिस्तान से की है और मेरा स्कोर है 161। जी हाँ डॉक्टर साहब, अपने आपने कैसे क्या तैयारी की उसके बारे में बताओ आप, कि कैसे क्या आपका प्रिपरेशन का रूटीन था। तो डेली रूटीन वगैरह उसके बारे में कुछ बताओ। सेल्फ स्टडी करता था मैं। लास्ट टाइम में मेरा क्लियर नहीं हुआ तो फिर मैंने और मेरे भाई ने डिसाइड किया कि मैं इस बार ऑफलाइन कोचिंग लूँ, प्रॉपर कोचिंग लूँ, फिर रेगुलर। उससे क्या है कि टाइम वेस्ट नहीं होता, रूटीन बना रहता है। जी। तो जैसे मेरा कोचिंग का टाइम होता था 9 बजे सुबह, तो कोचिंग में भीड़ ज़्यादा थी तो आगे सीट के लिए मेरे को सुबह 7 बजे हम्म। तो उठ के तैयार होके कोचिंग में जाता था। जो टीचर पढ़ाने वाला है, जो टॉपिक, वो वहाँ पे मैं थोड़ा कवर कर लेता था। और जैसे शाम को 7 बजे 8 बजे फ्री होते थे तो फिर मैं खाना वाना खा के, उस टाइम लाइब्रेरी बंद थी तो रूम पे स्टडी करता था। तो जो भी पढ़ाया था, जैसे आज क्लास में जो भी पढ़ाया गया था, जो भी सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ाया गया था, उसको पूरे को रिवाइज करके उसके कस्टम मॉड्यूल बना के उसके क्वेश्चन करना, ये करता था। और जैसे पीवाईक्यू हो गए उसी टॉपिक से रिलेटेड, वो और कस्टम मॉड्यूल बना के वो करता था। तो अप्रोक्स एक दिन के 100-120 के लगभग हो जाते थे अच्छा। क्वेश्चन, प्लस जो सेम डे का टॉपिक रिवाइज करना, ये सब कुछ हो जाता था 12 साढ़े 12 बजे तक। अच्छा। और तो फिर सुबह 5 बजे उठ के वो वही डेली रूटीन। आपके पिछले टाइम में और इस टाइम में आपने क्या चेंज किया? कोई वीक सब्जेक्ट थे उनके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस किया है, तो जो वीक सब्जेक्ट कौन कौन से थे, तो उनका आपने क्या किया? जैसे वीक तो क्या मतलब, थोड़े बोरिंग टाइप थे। जैसे एनाटोमी हो गई, उसको पढ़ने का मन नहीं करता था। अ, ये माइक्रोबायोलॉजी हो गई, पैथोलॉजी हो गई, ऐसे 3-4 सब्जेक्ट थे तो वो मतलब बोरिंग लगते थे, तो वो मतलब समझ में भी कम ही आते थे। तो फिर इस बार ये डिसाइड किया कि इन बोरिंग सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे, थोड़ा थोड़ा करके टाइम दे, तो इनकी प्रॉपर कोचिंग ली गई थी। जी। फिर उसके बाद मतलब रेगुलर बेसिस पे मैंने इन सब्जेक्ट के क्वेश्चन करता रहा, पढ़ता रहा मैं थोड़ा थोड़ा। जैसे कंप्लीट हो गई एनाटोमी, उसके बाद जैसे दूसरी सब्जेक्ट स्टार्ट हो गई, तो रोज़ाना आधा पौन घंटा उस सब्जेक्ट को देना। जैसे एनाटोमी हो गई, माइक्रोबायोलॉजी हो गई, फार्मा हो गई, तो उनको मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम डेली का देता रहा मैं। इनके कस्टम मॉड्यूल बना के क्वेश्चन करता रहा। जैसे डेली के 30-40 क्वेश्चन इनके, जो मतलब ये हो गई सब्जेक्ट जो पिछले टाइम में वीक थी या फिर बोरिंग लगती थी, तो इनको मैं थोड़ा रूटीन में ऐसे लाया कि क्या डेली के आधा पौन घंटा मैं इनको दूं, फिर इनके 30-40 क्वेश्चन करूँगा। अच्छा, तो उसके बाद बताओ कि आपने कुछ जीटी वगैरह दिए, कितने क्या जीटी दिए, और लास्ट एक दो जी, जीटी के आप मार्क्स बता दो। जैसे चीटी अप्रोक्स 8 से 10 हो गए होंगे मेरे मेरे खुद से, और 2-3 जीटी कोचिंग वालों ने करवाए थे। अच्छा। तो स्टार्टिंग में जैसे कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था तो हाफ हाफ ही लगता था, मतलब आधी सब्जेक्ट का। तो उनमें स्कोर मतलब लास्ट टाइम नहीं हुआ था तो उसमें थोड़ा हताश भी था, मोरल भी डाउन हो गया था। तो फिर मतलब थोड़ा मन भी कम लग रहा था। तो उस टाइम मेरे अप्रोक्स 140 के आसपास आते थे। फिर जैसे जैसे मतलब मैं कोचिंग लेता रहा, तैयारी करता रहा, मेरे घर वालों से भी सपोर्ट मिलता रहा। मेरा बड़ा भाई है, उसने भी मोटिवेट किया।
जैसे डॉक्टर दीपेश कटारिया ने भी मोटिवेट किया, चीज़ें काफ़ी समझाई गई, हौसला दिया गया, तो फिर धीरे धीरे ये थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आता रहा, तो फिर इम्प्रूवमेंट होता हुआ, तो लास्ट के 3-4 जीटी में मेरे 180 से ऊपर ही थे। अच्छा, मतलब जैसे 180 प्लस थे आपके लास्ट हाँ, जीटीओ? 180 प्लस ही थे मेरे यहाँ। एग्जैक्ट तो याद नहीं है अभी, जी, अच्छा। पर हाँ 180 के 180 प्लस ही थे मेरे 3-4 जीटी में। ये जो पिछली बार का टाइम था और इस बार का टाइम था आपका, तो उसमें जैसे कोई चेंज किया आपने? मतलब रेगुलर आप पढ़ाई कर ही रहे थे अपने हिसाब से अपने स्तर पर, तो उसके अलावा अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आपने कोचिंग की, या फिर मतलब सेल्फ ही कर रहे थे सारी चीज़ें? नहीं नहीं, जैसे कोचिंग तो ले ही रहा था, लेकिन जैसे ये बड़ी सब्जेक्ट है, मेडिसिन है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसे ईएनटी है, एफएमटी हो गया, ये तो ये तो चल ही रहा था, लेकिन फिर जैसे लास्ट का टाइम था, तो फिर मैंने मेडिसिन की मारवा सर की क्लास ली एनएमएस जयपुर में, अच्छा। ईएनटी राजीदोन की क्लास ली, वहाँ से ली मैंने। तो वहाँ से भी मेरे को काफ़ी हेल्प मिली, जैसे उनके टेस्ट होते हैं, तो उनके क्वेश्चन भी अच्छे थे कि कोरिलेट हो रहे थे, दूसरे सब्जेक्ट से भी हो रहे थे, क्लिनिकल बेस्ड थे, ज़्यादा लेंथी नहीं थे। तो मतलब जैसे मेन एग्ज़ाम में जो पेपर आता है, जैसे जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन थे, तो मेरे को काफ़ी हेल्प मिली कि क्या किस तरीके से आगे प्रिपरेशन होनी चाहिए, किस तरीके से मतलब चीज़ें को रिलेट करनी चाहिए, तो इन चीज़ों का काफ़ी मेरे को हेल्प रहा। चलो, इसके बाद जो भी आपके अब जूनियर वगैरह हैं, आप तो पास हो गए अब, तो आप तो ऑफिशियली डॉक्टर बन गए अब। तो आपके जो भी जूनियर हैं, आपके जो साथ वाले हैं जो नहीं हुए थे अभी एग्जाम में, तो उनके लिए आप क्या सजेशन दोगे? नहीं मेरा देखो, जो मतलब जिनका नहीं हुआ, वो ऐसा नहीं है कि क्या उन्होंने तैयारी नहीं की, या फिर वो कम पढ़े हैं, या मैं मतलब और कहीं, क्योंकि मैंने भी बार बार अटैम्प्ट दिए हैं, तो मुझे पता है कि क्या जैसे घर वाले तो सभी के सपोर्ट करते हैं, क्योंकि घर वालों को पता होता है कि क्या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कितने बार घर आ रहा है, नहीं जा रहा, तो उनको आइडिया रहता है। सही। जैसे आस पड़ोस वाले होते हैं, उनके लिए बस यही होता है कि अगर पास नहीं हुआ तो तुमने नहीं पढ़ा, हम्म। पास हो गया तो हाँ पढ़ा है। तो मतलब उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना कि क्या आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, बस घर वालों का सपोर्ट और आशीर्वाद मिलता रहे, और अपने आप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे अपने आप पे कॉन्फिडेंस लूज करते हैं ना, तो हम्म। वो चीज़ें आते हुए भी गलत हो जाती हैं अपनी। जैसे और और मतलब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये करो कि तुम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, या जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, या आप कहीं पर भी कोचिंग ले रहे हो, हम्म। तो मेन चीज़ है कि जो आज पढ़ा है ना, वो आज ही रिवाइज होना चाहिए, ये मेन है। अगर बाई चांस आपसे रिवाइज नहीं हो पा रहा है, तो एट लीस्ट आप उस टॉपिक के कस्टम मॉड्यूल बना के क्वेश्चन जरूर करो। अच्छा, अच्छा। जैसे रिवाइज करने में हो सकता है कि 8 घंटे की क्लास लो, तो वो 2-3 घंटे लग जाए रिवाइज करने में, सही बात। पर हार्डली उस टॉपिक के क्वेश्चन करने में अपने को आधा पौन घंटा ही लगता है। सही। और मेन चीज़ है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किससे होगी? एमसीक्यू से। तो वो मॉड्यूल बना के, जैसे प्रेपलेटर पे बना लो, या फिर मैरो पे बना लो, या फिर कोचिंग के भी अपने ऐप होते हैं, तो उस हम्म। पे बना लो। तो कहीं से भी, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आप कहीं से भी क्वेश्चन करो, जो आज आपने मतलब सेल्फ भी कर रहा है ना कोई, तो जितना उसने पढ़ा ना आज के दिन, तो उसके कस्टम मॉड्यूल बना के क्वेश्चन करो ही करो। और वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि पीवाईक्यू करने हैं कि नहीं करने, वो तो करने हैं, वो तो जितनी बार कर सको उतनी बार करो। सही बात। एक बार हो गया तो दोबारा स्टार्ट कर दो, दो बार हो गया तो तीसरी बार स्टार्ट कर दो। उसके साथ साथ टॉपिक वाइज कस्टम मॉड्यूल बना के जरूर करो, सही। क्योंकि पीवाईक्यू का क्या होता है कि जैसे हम पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, कोचिंग से पढ़ते हैं, तो वो पीवाईक्यू उसमें भी रिवाइज हो जाते हैं जब हम नोट्स पढ़ते हैं, या वो टीचर पढ़ाते हैं।
लेकिन वो PYQ कभी नहीं आते, हम्म। PYT आते हैं कि हाँ जैसे वो उस टॉपिक से रिलेटेड। तो वो टॉपिक है। चीजें घुमा के कैसे पूछ सकता है कैसे नहीं, वो कस्टम मॉडल बना के जो क्वेश्चन नहीं आ रखे उस टाइप के नहीं आ रखे, उन्हीं से आइडिया हो सकता है। उसमें ये भी होता है कि मतलब थोड़ा चेंज भी रहता है उनमें, तो आइडिया लग जाता है कि यहाँ अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कोरिलेट हो गया तो हमें क्या क्या सोचना है। तो उसमें की पॉइंट देखने होते हैं, तो वो प्रैक्टिस कस्टमर मॉडल बना के हो सकती है। PYQ में क्या है कि आइडिया हो जाता है कि क्या ये क्वेश्चन देखा था, तो हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है और वो हम आंसर करेक्ट कर देते हैं। पर हम कस्टमर मॉडल बना के करेंगे ना, तो उसमें हमें पता नहीं है कि क्या आंसर क्या है, तो हमें थोड़ा सोचने का टाइम भी मिलेगा, हम सोचेंगे, थोड़ा दिमाग भी लगाएंगे, कोरिलेट करने की भी कोशिश करेंगे। तो वो कस्टमर मॉड्यूल एक अच्छा ऑप्शन है कि हम वो बना के कर सकते हैं और मतलब अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जैसे GT है, तो GT को मतलब उसी मैनर में देना चाहिए जिस मैनर में हम मैन एग्जाम देंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे 2.5 घंटे का होता है फर्स्ट पेपर, हम्म। एटलीस्ट आपको 2.5 घंटे एक जगह बैठ सको, ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए। वो कैपेसिटी GT में ही हो सकती है। सही बात हम है। वैसे बैठ जाएंगे तो हो सकता है हम बीच बीच में 5-10 मिनट फोन भी चलाने लग जाएंगे या और कुछ करने लग जाए। पर GT देने से क्या होता है कि टाइम फिक्स रहता है, क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, तो हम 2.5 घंटे बस उसी पे फोकस करेंगे और कहीं पे दिमाग जाएगा नहीं। सही बात। तो फिर GT का ये है कि यहाँ बैठने की, 2.5 घंटे लगातार स्क्रीन पे देखने की और क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे मेरे स्पेक्स लगा हुआ है, ठीक। तो पहले क्या होता था कि मैं इतनी देर देख नहीं पाता था, इस वजह से GT दिया तो मेरी हैबिट हो गई कि क्या मैं 2.5-3 घंटे मैं लगातार स्क्रीन पे देख सकता हूँ। तो वो टीयर आने की वो पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो गई। तो आपने जो पेपर दिया तो आप पेपर फर्स्ट और सेकंड था, तो आपको मतलब कौन सा पेपर पार्ट था वो इजी लगा, मतलब कि नॉर्मल लगा, कौन सा अच्छा हुआ आपका? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा सेकंड पार्ट अच्छा गया था, पर अब एग्जैक्ट पता नहीं कि हाँ कौन सा था कौन सा नहीं, पर हाँ स्कोर 161 आ गए, तो दोनों ही अच्छे हुए होंगे तभी आया है, नहीं एक से तो मतलब पॉसिबल नहीं है कि मतलब इतना स्कोर हो जाए। हाँ, होगा, कंट्रीब्यूशन से होता है। हम्म। तो अब कहाँ, घर पे हो, कहाँ हो? हाँ अभी घर पे ही हैं, थोड़ी शादी ब्याह है तो उसमें एंजॉय कर रहे हैं। काफी अच्छा। टाइम से मतलब ये मौका मिला नहीं जाने आने का। साथ वाले भी काफी शिकायतें करते हैं कि तू आता नहीं है, तो अभी वो बोल रहे हैं कि अब हो गया तो अब मतलब हमें प्रॉपर टाइम दे, फिर बाद में इंटर्नशिप भी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर वहाँ बिजी हो जाएगा ये वो। तो हाँ। थोड़ा दोस्तों की तरफ भी हो गया, थोड़ा घर वालों की तरफ भी हो गया कि हाँ चलो थोड़े दिन तो मैं घर पे रहूंगा। हाँ, तो बढ़िया है। अब उस चीज को जो पिछले इतने दिनों से बाकी थी आपकी, अब उसको आराम से अच्छे से रिकवर करो आप। हम्म। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर प्रमोद। बहुत बहुत धन्यवाद।